हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की। और क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है आपकी, वो बहुत सारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जैसे जे.एस. मिल, वालरस, मार्शल, पिगो, इनके द्वारा दी गई है। और यदि आप बात करें कि यहाँ पर इंटरेस्ट क्यों राइज होता है, क्योंकि इंटरेस्ट की थ्योरी है, तो इंटरेस्ट यहाँ रियल फैक्टर्स के कारण क्लासिकल्स का मानना है कि राइज होता है। और ये रियल फैक्टर्स कैसे हैं कि कितना आप अपने आप को कंजम्पशन से दूर रख सकते हैं, कितने टाइम वेट कर सकते हैं। ये जो रियल सेक्रीफाइसेस आप अपनी मनी से दूर होने के लिए कर रहे हैं, वो रियल फैक्टर्स कहलाते हैं। अब ये रियल फैक्टर्स आपके इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा कहाँ? जहाँ पर डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई ऑफ कैपिटल इक्वल होंगे। हमने पहले भी बात की थी कि कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट टर्म्स के लिए बात करते हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी कैपिटल की। तो दोनों पर्सपेक्टिव का हमें पता होना चाहिए, सप्लाई ऑफ कैपिटल का भी और डिमांड फॉर कैपिटल का भी, ताकि हम इंटरेस्ट रेट को डिटरमिन कर सकें। पहले हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ कैपिटल की। सप्लाई ऑफ कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो कितना मॉनेटरी फ्लो होगा, कितना सप्लाई होगा, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि सेविंग कितनी है। जितने ज़्यादा सेविंग होंगी उतना ज़्यादा मॉनेटरी फ्लो होगा, उतना ज़्यादा कैपिटल सप्लाई होगा। अब सेविंग कैसे निकाल सकते हैं? आपकी टोटल इनकम को जनरली हम दो हिस्सों में बांटते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो सेविंग निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सेविंग आपने कैसे कैलकुलेट की? इनकम माइनस कंजम्पशन। तो ये जो सेविंग है ये यहाँ पर रियल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हो रही है। रियल फैक्टर्स का मतलब कि कितना आप अपने आप को कंजम्पशन से कितना दूर रख रहे हैं, कितना वेट कर रहे हैं आप अपने पैसे से दूर रहकर अपनी कंजम्पशन नीड्स को पूरा करने के लिए, उस पैसे को फर्दर फ्यूचर में यूटिलाइज करने के लिए। ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं सेविंग को। अब क्योंकि आप अपने मनी से डिपार्ट हो रहे हैं, आपको वेट करना पड़ रहा है, आपको कंजम्पशन से दूर रहना पड़ रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हैं। अब जितने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतना ज़्यादा आप सेक्रीफाइसेस करने को तैयार होंगे। तो सेविंग किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? फर्दर इंटरेस्ट रेट पर। इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा सेव करेंगे, ज़्यादा कंजम्पशन से दूर रह सकते हैं, ज़्यादा वेट कर सकते हैं, ज़्यादा रियल सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं। इसके ठीक विपरीत यदि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आपके पास इंसेंटिव सेव करने के लिए कम होगा। दूसरी चीज़ है डिमांड फॉर कैपिटल। डिमांड फॉर कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल की डिमांड क्यों की जाती है? कोई भी प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर है जो कैपिटल की डिमांड करेगा, और किस चीज़ के लिए डिमांड करेगा? ताकि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज कर सके, उस कैपिटल की हेल्प से मशीन्स, टूल्स वगैरह खरीद सके और प्रोडक्शन कर सके, जिससे वो अपनी प्रोडक्टिविटी, अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके। अब जब प्रोडक्शन बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा कैपिटलिस्ट, तो ये डिपेंड करेगा किस चीज़ पर कि डिमांड फॉर कैपिटल कितनी करे वो। तो डिमांड फॉर कैपिटल डिपेंड करेगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पर, यानी कि कितनी चेंज हो रहा है प्रोडक्टिविटी में, किस चीज़ के कारण? कैपिटल के कारण। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेगा आपका जो प्रोड्यूसर है वो, और बाकी सारे फैक्टर्स को यहाँ पर वो कांस्टेंट लेके चलता है। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जितनी भी होगी कैपिटल की, यानी कैपिटल अकेला फैक्टर जितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा प्रोडक्शन में, उतना ही वो इंटरेस्ट रेट पे करने को तैयार होगा। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की यदि आप बात करें तो वहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स देखने को मिलता है, यानी कि जैसे जैसे आप ज़्यादा कैपिटल लगाते चले जाएंगे प्रोडक्शन के लिए, वैसे वैसे कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिमिनिश होती चली जाएगी। अब हमें एक चीज़ पता चल गई, हमें यहाँ पर एक चीज़ पता चली कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पर। किसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पर? जो कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी कैपिटल की, उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी प्रोड्यूसर पे करने को तैयार होगा। दूसरी चीज़, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को फॉलो कर रही है, यानी जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएंगे आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती जाएगी। तो यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल की डिक्लाइन होती चली जाएगी। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी तो जो डिमांड कर रहा है प्रोड्यूसर आपकी कैपिटल का, वो
उसके लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने को तैयार होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट किस चीज़ के अकॉर्डिंग पे किया जा रहा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के। इसके ठीक विपरीत यदि आपकी इन्वेस्टमेंट का लेवल कम है या आप कम कैपिटल की डिमांड कर रहे हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली हाई पाई जाएगी, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यदि हाई होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो डिमांड कर रहा है प्रोड्यूसर वो ज़्यादा पे करने को तैयार होगा। तो कुल मिलाकर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो किस चीज़ पर, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, इन्वेस्टमेंट पर। तो इन्वेस्टमेंट भी किस चीज़ का फंक्शन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। लेकिन हम किस तरीके का रिलेशन देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अगर कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। यानी कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, लेकिन कैसा फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन यानी नेगेटिव फंक्शन, यानी कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। वहीं जहां हम सेविंग की बात कर रहे थे, हमने कहा था जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतनी ज़्यादा सेविंग होंगी, यानी कि सेविंग फंक्शन था रेट ऑफ इंटरेस्ट का, लेकिन कैसा फंक्शन था, पॉजिटिव फंक्शन, जहां पर सेविंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक जैसा रिलेशन देखने को मिल रहा था, यानी दोनों एक साथ इंक्रीज करेंगे या दोनों एक साथ डिक्रीज करेंगे। अब इसी चीज़ को हम टेबल से समझते हैं और साथ ही डायग्राम से समझेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, पहले कॉलम में रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे में डिमांड फॉर कैपिटल, तीसरे में सप्लाई ऑफ कैपिटल ली है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में लिया है 1 से 5 तक जो वेरी कर रहा है। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 1% है तो कैपिटल के लिए डिमांड कितनी है, 80, और सप्लाई ऑफ कैपिटल आप देखेंगे तो 40 लैक्स में है ये। और फिर जब आप बात कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ जाता है, फिर डिमांड ऑफ कैपिटल आपकी कम हो जाती है, लेकिन सप्लाई ऑफ कैपिटल वहीं बढ़ जाती है, क्योंकि सप्लाई ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट का पॉजिटिव रिलेशन है, डिमांड फॉर कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट का नेगेटिव रिलेशन है। तो जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड फॉर कैपिटल कम होगा, और जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई ऑफ कैपिटल बढ़ेगा। लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पर डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई ऑफ कैपिटल आप देख सकते हैं इक्वल है। तो ऐसा इंटरेस्ट रेट जहाँ पर डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई ऑफ कैपिटल इक्वल होंगे वो आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और वहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। इसी चीज़ को हम डायग्राम में देखें। ये डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आपके कैपिटल ली है, वाई एक्सिस पर इंटरेस्ट ले लिया है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड फॉर कैपिटल कर्व बनाया गया है, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई ऑफ कैपिटल कर्व बनाया है। क्योंकि हमने देखा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैपिटल के यदि रिलेशन की बात करें तो सप्लाई के साथ किस तरीके का है, पॉजिटिव स्लोपिंग रिलेशन है। इंटरेस्ट रेट और कैपिटल की बात करें तो डिमांड के लिए नेगेटिव रिलेशन था, और दोनों क्योंकि यहाँ पर हम टेबल में देख रहे थे कि 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई फॉर कैपिटल इक्वल हो गए थे, तो 3 पर दोनों 60 हो जाते हैं। यानी कि ये आपकी जो 3% है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो गई है बाय द फोर्सेज सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड डिमांड फॉर कैपिटल। जहाँ दोनों इक्वल होंगे वहीं पर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो जाएगी। अब ये जो थ्योरी है इसमें अपने आप में कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे रह गए हैं जहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इसी बेसिस पर इसको क्रिटिसाइज किया गया है। पहला पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब हमने कहा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इक्वालिटी आएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू ये इक्वालिटी अचीव की जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इक्वालिटी लाए, बल्कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इक्वालिटी आपके इनकम के थ्रू भी लाई जा सकती है। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी इकनॉमी में वैसे वैसे आपकी सेविंग बढ़ेगी, और जैसे जैसे सेविंग बढ़ेगी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पर इनकम के बढ़ने के साथ सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इक्वालिटी पाई जाएगी। दूसरा है अफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब केवल ये कहना कि सेविंग इन्फ्लुएंस हो रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ये गलत होगा, क्योंकि सेविंग केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस नहीं होती, इनकम से भी इन्फ्लुएंस होती है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो भी केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस नहीं होती, बल्कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या प्रॉफिटेबिलिटी से भी इन्फ्लुएंस होती है। मान लीजिए अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपकी सेविंग ज़्यादा होगी, तो केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग को डिटरमिन नहीं कर रहा। दूसरी तरफ कि आपको लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपकी इन्वेस्टमेंट डिसाइड नहीं हो रही है।
बेस्ड ऑन रियल फैक्टर्स ओनली। अब हमने जहाँ से क्लासिकल थ्योरी शुरू की, हमने वहीं कहा था कि ये जो थ्योरी है किस चीज़ पर डिपेंड करती है, रियल फैक्टर्स पर, यानी आपके रियल सेक्रीफाइसेस पर, जो भी आप अपनी मनी को दूसरे को लेंड करने के लिए फेस कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, स्पेशली मॉनेटरी फैक्टर्स, और इन फैक्टर्स को इस थ्योरी में इग्नोर किया गया है, इसलिए ये थ्योरी कैसी है, इनकम्प्लीट थ्योरी है। अनरियलिस्टिक अजम्पशंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अब क्लासिकल्स हमेशा क्या मानकर चलते हैं कि आपकी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करे। इन रियल लाइफ अगर आप देखेंगे तो लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पाई जाती है। तो अगर लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी तो ये थ्योरी अपने आप में पूरी तरह से अप्लाई नहीं की जा सकती, क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन पर बेस्ड है। नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पर सप्लाई ऑफ कैपिटल को नैरोली डिफाइन किया गया है, क्योंकि ये माना गया है कि आपकी जो सप्लाई ऑफ कैपिटल है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, सेविंग्स पर डिपेंड कर रही है। लेकिन इसके अलावा सप्लाई ऑफ कैपिटल और अन्य तत्वों पर भी डिपेंड करती है, जैसे कि आप बात करें कि आपका बैंक क्रेडिट कितना अवेलेबल है, या होल्डिंग्स लोगों के पास कितनी अवेलेबल है पास्ट की, ये सप्लाई ऑफ कैपिटल को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनडिटर्मिनेट थ्योरी है। इनडिटर्मिनेट थ्योरी है क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलर फ्लो पाया जाता है, एक सर्कुलर रीजनिंग पाई जाती है। ये थ्योरी क्या कहकर चलती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है सेविंग पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, सेविंग पर। लेकिन सेविंग अपने आप में तब तक कैलकुलेट नहीं की जा सकती जब तक हमें क्या ना पता हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि सेविंग किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। फर्दर इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। और आगे इनकम किस चीज़ पर डिपेंड करती है, इन्वेस्टमेंट पर। लेकिन हम इन्वेस्टमेंट और इनकम को तब तक नहीं कैलकुलेट कर सकते जब तक हमें क्या ना पता हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और सेविंग किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, इनकम पर, यानी कि ये सेविंग्स कहाँ से जनरेट हो रही हैं, इनकम से। अब ये सेविंग्स इनकम पर ही डिपेंड नहीं करती केवल, बल्कि किस चीज़ पर भी डिपेंड कर रही हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाई है तो सेविंग निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप सेविंग कैलकुलेट नहीं कर सकते। रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है तो सेविंग आपकी लो रहेगी। तो कुल मिला के आप कह रहे हैं कि सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्दर इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करेगी, इन्वेस्टमेंट फर्दर इनकम को डिसाइड करेगी, और इनकम फर्दर सेविंग को डिसाइड करेगी। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सेविंग से डिसाइड हो रही है, वहीं सेविंग भी अपने आप में ऐसी है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिसाइड हो रही है। तो सेविंग को हम जब तक नहीं, सेविंग का हमें पता चल सकता जब तक कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का ना पता हो, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का जब तक नहीं पता चल सकता जब तक कि हमें सेविंग का ना पता हो। तो एक सर्कुलर फ्लो है जिसमें कोई भी चीज़ एग्जैक्टली डिटरमिन नहीं कर सकती और सारी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। फिर है कि ये इग्नोर करती है बोरोइंग फॉर कंजम्पशन। यहाँ पर हम कहकर चले थे डिमांड फॉर कैपिटल किस चीज़ के लिए की जाती है, आपकी प्रोडक्शन के लिए की जाती है, प्रोड्यूसर के लिए प्रोड्यूसर करता है। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है जो डिमांड है वो प्रोडक्शन के लिए हो, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से हो। डिमांड जो है मनी की वो किस चीज़ के लिए भी हो सकती है, कंजम्पशन के लिए भी हो सकती है, जो कि इस थ्योरी में इग्नोर किया गया है। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी को इग्नोर किया गया है। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी को लेकर चले हैं, यानी जो अजम्पशन है वो क्या लिए है कि मनी न्यूट्रल है, यानी कि मनी किसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, चाहे उसकी डिमांड और सप्लाई में कोई भी चेंजेस आए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मनी की डिमांड और सप्लाई के चेंजेस के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होती है। इंटरेस्ट इज़ नॉट अ रिवार्ड ऑफ सेविंग ओनली। अब केन्स इस बात से डिसएग्री करता है कि इस थ्योरी में हमने कम्प्लीटली इस चीज़ पर फोकस किया है कि इंटरेस्ट किस चीज़ का रिवार्ड है, सेविंग का। यानी जितनी ज़्यादा सेविंग की जाएंगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और जितनी कम सेविंग की जाएंगी उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और ये केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेविंग पर ही डिपेंड करे ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट केवल सेविंग के लिए नहीं मिलता, बल्कि इंटरेस्ट रेट किस चीज़ के लिए मिलता है, पार्टिंग विद लिक्विडिटी। यानी कि जो पैसा आपने सेव कर लिया है आप उससे अलग हो रहे हैं, उस पैसे को किसी और को फर्दर दे रहे हैं,
तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। यदि आप केवल पैसा सेव करें और अपने पास रखें तो इंटरेस्ट अराइज नहीं होता।